जय हिंद। आज का आपका टॉपिक है कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड जुडिशियल कन्फेशन। तो ये आपके अगर क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हैं आप या पुलिस ऑफिसर्स हैं तो ये आपके जो है बहुत काम आने वाली चीज है। सबसे पहले आपको हम जो है अभी तक हमने जो है एडमिशन पढ़ा था, वर्ड एडमिशन को समझाया था। लेकिन अब हम जो आपको समझाएंगे कन्फेशन। देखिए, वैसे तो इस किताब में जो लेक्चर टॉपिक दिए गए हैं जो कुछ इनमें दिया गया है, जरा सा उसके एक बार पढ़ देता हूं। लेकिन जब तक कन्फेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्शन, प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अब क्वेश्चन ये है कि मैं यदि आपको इस बात को बताने लगूं, इस सेक्शन को बताने लगूं, तो पहले आपको कन्फेशन वर्ड समझना चाहिए। अब कन्फेशन की ना तो इसमें डेफिनेशन दी, जबकि पुरानी संहिता जो थी उसके अंदर सेक्शन 24, शायद मुझे जहां तक याद है, 24 जो था कन्फेशन के बारे में बात करता था। लेकिन इन्होंने कन्फेशन की वो डेफिनेशन ही इसमें से खत्म कर दी, तो कन्फेशन दिया ही नहीं है। लेकिन हमें यहां समझना जरूरी है कि कन्फेशन है क्या। अभी तक आपने एडमिशंस पढ़े, अभी इससे पहले मैंने आपको एडमिशन बताए थे कि क्या क्या चीज है, एविडेंस है, और सेक्शन 15 से लेकर बताए थे मैंने आपको, 15 सेक्शन 15 से लेकर शायद मैंने आपको 19 तक बता दिए थे। 15 से 19 जो है स्वीकृतियां बता दी थी, वहां उसमें डेफिनेशन दी थी सेक्शन 15 में, लेकिन इसमें डेफिनेशन नहीं दी। अब मैं आपको विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम पहले समझाना पड़ेगा कन्फ्यूजन का। जब कोई व्यक्ति पुलिस के समक्ष अपराध के बारे में और अपने इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ बात बताता है या कहें कि कुछ स्वीकृति करता है और वो बात आपके नोटिस में आती है, अर्थात जो मामले से संबंधित होती है, तब वो ये कहलाता है कि भाई वो आदमी आपको जो है कुछ बताता है और उसके द्वारा दिया गया वो कथन उसके द्वारा दिया गया वो कथन वो संस्कृति कहलाती है। तो इसके अंदर सेक्शन जो है हमें इन्होंने दिया है सेक्शन 22 इसके बारे में। तो इसको बताने से पहले इसको हम, जो इसमें क्या लिखा है जरा इसको देखें। ये सेक्शन नहीं, पहले संस्कृति को समझ लें, पहले संस्कृति को समझ लें, उसके बाद ही में हम कुछ बताएंगे। इस सेक्शन पे इंपॉर्टेंट नहीं डालते। तो जो कोई बातें वो बताता है वो ऐसी बातें या कथन कन्फेशन कहलाते हैं।
अगर ये कन्फेशन पुलिस के सामने किया जाए, जैसा कि इसकी सेक्शन 23 कहती है इस नए एक्ट की, तो ये स्वीकार करने के योग्य नहीं है। पहले पोर्शन में, सेक्शन के पहले पोर्शन में स्वीकार करने योग्य नहीं है। अगर व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में हो और किसी अन्य व्यक्ति को घटना के बारे में बता दे, वो भी स्वीकार करने योग्य नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति घटना के बारे में कुछ बताता है और उससे कुछ बरामदगी हो जाती है उसके बताए के मुताबिक, तो बरामदगी तक या उसके अलावा कोई फैक्ट्स डिस्कवर होते हैं नए, तो उन फैक्ट्स तो रेलेवेंट होते हैं और कोर्ट में सिद्ध किए जा सकते हैं। लेकिन खाली बयान, डिस्कवरी रहित, माल बरामदगी रहित, ये बयान पुलिस के सामने दिया जाता है तो बेकार होता, बस इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई आदमी पुलिस के सामने कहता है कि मैंने कत्ल किया है, वैल्यूलेस है। क्या है? वैल्यूलेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस के सामने कहा है या पुलिस की कस्टडी है, तब भी वैल्यूलेस है, तब भी कुछ नहीं पढ़ने वाला। तो ये सारी की सारी बातें, ऐसी बात जब व्यक्ति अपने के बारे में, अपने अपराध की स्वीकृति करता है और अपने को वो ये बताता है लेकिन पुलिस के सामने बताता है, तो वो एडमिसिबल नहीं है। इसकी एक दूसरी स्थिति सीआरपीसी, अगर आप देखेंगे तो अब तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अगर देखेंगे तो उसमें सेक्शन 183 दिया गया, 183। उस सेक्शंस में एक मुलजिम के स्टेटमेंट को स्वीकृति, संस्कृति तो यहां नाम दे दिया है, संस्कृति से मतलब ये उसका कोई बयान, कन्फेशन तो हम ये कहते हैं कि उसका कोई बयान, जब मुलजिम का कोई बयान जो देता है या कोई बात एडमिशन करता है या जुर्म का इकबाल करता है, वो संस्कृति है। जहां जुर्म शब्द लग गया व्यक्ति के आगे और उस जुर्म का इकबाल करता है, तो दैट इज कॉल्ड कन्फेशन। तो कन्फेशन दो प्रकार का होता है साहब, कन्फेशन दो प्रकार का होता है, आगे पता लगेगा। लेकिन फेमस कन्फेशन जिसके ऊपर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पेपर में भी, एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से भी आपको इस पर क्वेश्चन मिलेगा। जुडिशियल कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, हिंदी में सुने, न्यायिक संस्कृति, न्यायिकेतर संस्कृति, न्यायिक संस्कृति, न्यायिकेतर संस्कृति, अर्थात जुडिशियल कन्फेशन जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान वो, या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो पब्लिक के सामने दिया गया बयान। अगर पब्लिक के सामने, अर्थात पुलिस के सामने नहीं, पब्लिक के सामने, तो ऐसे यदि कोई बयान देता है तो वो, जिसमें वो मुलजिम अपने को फंसाता है, अपना भी रोल बताता है और अपना इन्वॉल्वमेंट अपराध के बारे में स्पष्ट करता है, तब वह बयान संस्कृति कहलाता है। देखिए, मैंने संस्कृति बयान करने के लिए आपको 8-9 मिनट लिए, इसलिए कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसे समझना जरूरी था। अब आगे चलते हैं, अब 1-1 मिनट लगेगा। जब कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस पेश करती है और वो कहता है कि मैं अपने जुर्म का इकबाल करना चाहता हूं और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट
पहले की धारा की बात नहीं करता। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, पहले ये थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को पहले सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता था, उसका सेक्शन 164 था, तो उसके तहत मुलजिम का बयान लिखा जाता था। तो आज की डेट में आप नई उसमें भारतीय दंड संहिता के अंदर, सॉरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर, या इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर आप उसे 183 सेक्शन ये कहता है, बल्कि उसको यदि वो अभियुक्त है और कस्टडी में है पुलिस की में, तो उसको जेल भेज देना चाहिए, अर्थात उसके ऊपर से पुलिस का प्रभाव मिटा देना चाहिए, पुलिस का प्रभाव उस पर ना रहे, अर्थात पुलिस की कोई धमकी, कोई एक्सटॉर्शन, कोई प्रेशर, इस तरीके की चीजें उसके दिमाग से हटा दी जाती है। तो यहां दो बातें निश्चित है कि जिस मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान रिकॉर्ड हो, पहले तो मजिस्ट्रेट मुलजिम से ये पूछे, मुलजिम को ये बताए कि देखिए ये बयान देने के लिए आप बाध्य नहीं हो, आपको सूचित किया जाता है कि यदि ये बयान दिया गया या आपने ये बयान दिया या कथन किया तो ये आपके खिलाफ सबूत में पढ़ा जाएगा और साक्ष्य में ग्रहण होगा, अर्थात आपके खिलाफ ये एविडेंस क्रिमिनल ट्रायल करेंगे तो क्रिमिनल ट्रायल इसी का आधार है। हमारे यहां जो पुलिस क्या करती है, मुलजिम को पकड़ के एविडेंस ढूंढती है। विदेशों में क्या होता है, पहले एविडेंस कलेक्ट करी जाती है, बाद में मुलजिम पकड़ा जाता है। हमारा उल्टा हिसाब है इंडियंस का, हम मुलजिम को पकड़ने के बाद एविडेंस ढूंढना चालू करते हैं कि उसके खिलाफ सबूत क्या है, शक में पकड़ लेते हैं। विदेश में क्या है कि पहले वो सबूत इकट्ठा करते हैं और मुलजिम तक पहुंचते हैं, हम मुलजिम को लेकर सबूत तक पहुंचते हैं, बहुत अंतर है, जरा सा इसको समझ लेना आप यहां पर। तो जब जज साहब सेटिस्फाई हो जाते हैं, जब गवाही कहता कि सॉरी अभियुक्त ये कहता कि मैं अपनी मर्जी से बयान दे रहा हूं, और जज साहब को लगता है, मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि अब इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है पुलिस का और ये अपनी मर्जी से बयान दे रहा है, तब ऐसा कन्फेशन जो न्यायिक अधिकारी के सामने किया जाता है वो जुडिशियल कन्फेशन कहलाता है। और वो सेक्शन वहां कन्फेशन वर्ड ना करके स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, मुलजिम का बयान ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, बाद में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जजमेंट से पहले होना चाहिए सारी बातें। तो ऐसा कोई बयान जब वो रिकॉर्ड किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पूरी ग्राउंड्स बताई 183 की 183, तब वो जो बयान है वो लेखबद्ध किया जाता है, उसे लिखा जाता है, मुलजिम के उस पर दस्तखत कराए जाते हैं, तब वो बयान कन्फेशन कहलाता है या स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 183 कहलाता है, जिसको के ऑथेंटिक माना जाता है और ये मुलजिम के खिलाफ पढ़ा जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जज साहब को अपना सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए कि अब उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो ऐसा कन्फेशन जुडिशियल कन्फेशन कहलाता है। तो ठीक है, सबसे पहले हमने आपको क्लियर कहा जुडिशियल कन्फेशन। अब कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जो जुडिशियल नहीं है, न्यायपालिका के सामने नहीं किया गया है, अर्थात एक्स्ट्रा किसी बाहर के आदमी के सामने किया गया लेकिन पुलिस के सामने नहीं किया गया। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल शब्द में से पुलिस हटा दीजिए आप, ऐसा कन्फेशन जो पुलिस के सामने नहीं किया गया, इसको यूज किया जा सकता है कानून में, लेकिन यह बहुत कमजोर प्रवृत्ति का साक्ष्य होता है। इसको कोर्ट विश्वास तो करती है, कंसिडर तो कर सकती है, केवल कंसिडरेशन में यूज करती है, लेकिन इसके अलावा भी और सबूतों की मांग करती है कोर्ट। किसी मुलजिम को सजा देने से पहले केवल एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ही काफी नहीं होता,
अर्थात न्यायिकेतर संस्कृति ही काफी नहीं होती। अब जरा सा समझ लीजिए क्या है, पहले तो ये समझे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है। नंबर एक बात तो जो कन्फेशन मजिस्ट्रेट साहब के सामने नहीं किया गया और पुलिस के सामने भी नहीं किया गया, ऐसा कन्फेशन यदि किसी सामान्य व्यक्ति के सामने किया जाता है, सामान्य व्यक्ति के सामने किया जाता है, तो वो एक्स्ट्रा कन्फेशन कहलाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का। देखिए देखिए किताबों में तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 50-50 पन्ने और 100-100 पन्ने इनके आपके दिमाग में बाढ़ दिए जाएंगे और आपकी समझ में नहीं आने का। मैं कहता हूं 1.5 लाइन की बात समझो जो बेसिक है। अब जुडिशियल कन्फेशन हमने बताया, जो बयान 183 की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद 183 सीआरपीसी और सॉरी सीआरपीसी याद आता है पुराना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंदर मजिस्ट्रेट लेता है और जिसमें मुलजिम अपना अपना अपराध में इन्वॉल्वमेंट कबूल करता है, तो ऐसा बयान जुडिशियल कन्फेशन कहलाता है। साथ साथ जो बातें स्टेटमेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में 316 और 509 भारतीय नागरिक सुरक्षा के तहत भी जजेस के सामने कही जाती हैं, मजिस्ट्रेटों के सामने कही जाती हैं, वो भी जुडिशियल कन्फेशन में शामिल है और उनका यूज किया जा सकता है। और उनका मेथड क्या है, कैसे उन्हें एविडेंस में रिकॉर्ड किया जाए, ये सारी की सारी जो कथन है जो जुडिशियल ऑफिसर के सामने आते हैं, इनको एविडेंस में लिया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जैसे हमने बताया कि जो कि पुलिस के सामने ना किया गया हो और जो मजिस्ट्रेट के सामने भी ना किया गया हो, ऐसा जो कन्फेशन है इन दोनों के सामने न करके किसी अन्य व्यक्ति के सामने किया गया हो, इंडिपेंडेंट व्यक्ति के सामने का हो, उसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अर्थात न्यायेतर, न्याय से अलग की न्यायेतर संस्कृति कहते हैं और जो व्यक्तियों की समूह के सामने की जा सकती है। वह प्रार्थना के रूप में भी हो सकता है। एक आदमी पकड़ा जाता है और जब उसे पब्लिक पकड़ती है तो पकड़ने पर कहता है कि जनाब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं चोरी नहीं करूंगा। एक आदमी ने किसी की दी बेटी छेड़ दी, ये क्लियर हो गया कि इसने ऐसा काम किया और वो पब्लिक से कहता मैं माफी मांगता हूं, आगे से नहीं करूंगा। ये जो पब्लिकली वो माफी मांग रहा है, ना उस समय वहां पुलिस है ना उस समय वहां मजिस्ट्रेट है, तो एक गाय चुराई और उसको काट दिया, तो उसके ऊपर आरोप लगा कि तूने गाय काटी है, अब तूने गाय चुराई थी। जिस समय उसके ऊपर रिपोर्ट कराई जाने वाली थी तो गांव के एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई तूने ये क्यों किया, ऐसा ऐसा क्यों किया, तो उसने माफी मांगी कि मुझे अत्यंत अफसोस है और मैं अब समस्त लोगों से जो यहां मौजूद हैं, मैं उनसे क्षमा की प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस गलती के लिए जो मैंने करी है इसे माफ। किसी आदमी ने किसी मंदिर से कृष्ण जी के सोने के जेवरात चुरा लिए, वो पकड़ा जाता है, उसके ऊपर आरोप है कि इसने कृष्ण जी के जेवरात चुराए हैं। लोग उसे पकड़ के ले ही जा रहे हैं थाने, मैं जेवरात के, वो कहता है कि यार मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मजबूर था, मेरी इस मजबूरी के कारण मैं क्षमा कर। तो ये जो क्षमा वो मांग रहा है, ये जो प्रार्थना कर रहा है, इस समय उस पर कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ वो न्याय से बचना चाहता है, जेल जाने से बचना चाहता है। अपराध किया है, उसे पता है कि जेल जाऊंगा, लेकिन उसे लगा था कि क्योंकि हमारे भारतवर्ष में ये है कि आदमी सोचता है कि माफ कर दो, इसकी पहली गलती है, लॉ भी माफ करता है पहली गलती के लिए, हमारे यहां भी नहीं है। तो ऐसी जब वो माफी मांगता है तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाता है।
ये अत्यंत वीक टाइप की एविडेंस है। कोई भी न्यायालय खाली इसी के आधार पर सजा नहीं कर सकता। इसके साथ साथ और भी फैक्ट्स देखने पड़ेंगे और भी सबूत लिए जाएंगे, तब जाके ये एविडेंस ली मानी जाएगी। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश कर दी कि संस्कृति क्या है। संस्कृति अभियुक्त का अपराध में शामिल होने के संबंध में दिया गया इकबाल जुर्म है। जिसको वो करता है वो चीज संस्कृति कहलाती है। अर्थात कोई इसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि किसी अपराध में संलिप्त है, इन्वॉल्व है। अभी मैंने कोई सेक्शन नहीं पढ़ रहा, अभी मैं न किसी सेक्शन को बता रहा, मैं तो सेक्शन 22 में आने वाला जो कन्फेशन वर्ड है आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। 22 में जो शब्द आया है ये कन्फेशन, उसको बता रहा हूं। अब जब कन्फेशन निकलता है तो जुडिशियल कन्फेशन भी एक चीज होती है और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी एक चीज होती है जो न्यायालय में चलन में है। किताबों में मिलेगा आपको, पुरानी किताबों में। इसमें तो अभी मैंने नहीं मिला, मुझे इस सेक्शन में नहीं देखने को मिला, लेकिन जो न्यायपालिका के अंदर प्रचलन में चीज है वो बताना मेरा फर्ज था। और प्रचलन में नहीं होती तो ये सेक्शन 183 नागरिक सुरक्षा संहिता में भी यही वाला सेक्शन बिल्कुल इसी तरीके का मतलब इसी तरीके का वर्ड संस्कृति जो है, वहां तो स्टेटमेंट करके दिया है इसको, लेकिन बिल्कुल इसकी नेचर सिमिलर थी। तो यहां हमने आपको बताने की कोशिश की कि व्हाट इज एविडेंस, व्हाट इज कन्फेशन, व्हाट इज जुडिशियल कन्फेशन एंड व्हाट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और इनकी वैल्यू। ये बस पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने नहीं है तब ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाते हैं। अगर पुलिस के सामने है तो फिर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन नहीं। सीधी सी बात जो हमें आपको बतानी थी वो मात्र इतनी सी थी। इसके अंदर कई बार आपसे अंतर भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन जुडिशियल कन्फेशन, सॉरी, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन, and what is judicial confession and extrajudicial confession। तो ये सेक्शंस आपके पास में, ये ऐसे सेक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको तैयार होने चाहिए, तो आपको ये पता होने चाहिए ये क्या होने चाहिए। तो ये आपको बताने की कोशिश की गई थी। अब जरा सा मैं इस सेक्शन पे आता हूं, जो मुझे एक सेक्शन तो कम से कम इस टॉपिक में एक सेक्शन पूरा कर दूं, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस हैं इसमें भी, और इस पे कम से कम 25 वीडियो और बनानी पड़ेंगी, तब जाके आपको मैं पूरी तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम समझा पाऊंगा। अगर आपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम समझ लिया तो समझ लो आपने बहुत बड़ा अधिनियम समझ लिया, क्योंकि एक ऐसा लॉ है जो ये बताता है कि कोर्ट में क्या एविडेंस दी जाए जिससे मुलजिम को निर्दोष या दोषी साबित किया जा सके, किन एविडेंस के ना होने पर मुलजिम निर्दोष होगा और किन एविडेंस के होने पर मुलजिम दोषी होगा। तो इस एक्ट का ज्ञान, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ज्ञान आपको बहुत जरूरी है। तो जरा सा उस पर प्रकाश डालते हैं हम, जो हमारा अपना आज का टॉपिक है जिसको हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए आज हम सेक्शन 22 की थोड़ी सी पढ़ते हैं, 22 क्या कहता है। समझा तो दिया ही है, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, जैसे अब जब ये समझने के बाद में आपको ये क्लियरिटी होनी चालू हो जाएगी कि व्हाट इज दिस। सेक्शन 22 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अब इसे ये कहते हैं, हम हिंदी में कहेंगे तो इसका नाम ये हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम
या इसको ये भी कह सकते हैं भारतीय एविडेंस एक्ट 1923। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 22 में दी गई है। क्या डेफिनेशन? डेफिनेशन नहीं, पूरा सेक्शन ही है। कन्फेशन caused by inducement, threat, coercion, or promise when relevant in criminal proceedings. तो जैसा कि इन्होंने बताया, बाईस ने सीधा ही आपको कह दिया ये पहले जो था सेक्शन 24 कहलाता था, आज ये सेक्शन 22 है। इसकी डेफिनेशन दी गई है और इसमें कुछ एडिशन भी गवर्नमेंट ने किया है। पहले जितनी बातें थी उतनी इसमें थोड़ी ज्यादा है। तो अब सेक्शन 22 है, ये 22, लेकिन इसकी जो ऊपर की डेफिनेशन है बिल्कुल सिमिलर है पुराने एक्ट के मुताबिक है। A confession made by an accused is irrelevant in a criminal proceeding। एक कन्फेशन जो मुलजिम के द्वारा किया गया है बिल्कुल असंगत है आपराधिक कार्रवाई में। कोई भी कन्फेशन जो मुलजिम पुलिस के समक्ष करता है, कन्फेशन जो भी किया जाता है, वो पुलिस की बात नहीं कर रहा मैं भी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तहत क्रिमिनल उसके दर बेकार है वो। If the making of confession appears to the court to have been caused by any inducement, यदि वो कन्फेशन मुलजिम को उत्प्रेरित कर कर, इंड्यूसमेंट कर कर, थ्रेट कर कर, धमकी देकर, कोर्शन कर कर, दबाव बनाकर या कोई वादा करके किया जाता है, हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन, जो उसके चार्ज है कि तेरे में कुछ दया करा देंगे, कुछ ना कुछ तू मामले अपराध को मान ले। Proceedings from the person in authority and sufficient in the opinion of the court to give accused persons ground which would appear to him reasonable for supporting them, by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him। ये बात कहता है सेक्शन कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव बनाकर ऐसा कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है, ऐसा कोई बयान लिया जाता है, धमकी देकर, वचन लेकर, संस्कृति लेकर, तब वो विसंगत होता है, अर्थात उसकी कोई वैल्यू नहीं है लॉ में। अर्थात कन्फेशन इन सब बातों से अछूता होना चाहिए, अर्थात ऐसा मुलजिम पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो यहां इस सेक्शंस को आप इतना ही समझें कि जब कोई व्यक्ति कथन करता है और उसको कोई अबैटमेंट दिया जाता है, धमकी दी जाती है, मारपीट की जाती है, थर्ड डिग्री की जाती है, वचन और कोई उससे प्रॉमिस किया जाता है, तो ऐसी बातों में कह के अगर जुर्म इकबाल जुर्म कराया जाता है तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में रेलेवेंट नहीं है। बस यहां तक इसे समझें
आज के लिए इस सेक्शंस का 22 का यही उद्देश्य है। ये बताता है कि कन्फेशन इज यूजलेस अंडर इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कॉर्सन, प्रॉमिस। अगर ये परिस्थितियां हैं तो ये बेकार है, आपके किसी काम का नहीं है। ये आगे हम ये बताने की कोशिश करेंगे ये कब काम का होगा। आगे अगले सेक्शंस में हम आपको ये क्लियर करेंगे कि कब काम का होगा, लेकिन उसके लिए अगले वेट का इंतजार करो, अगले पीरियड का। ओके, नमस्ते।